हेलो वेलकम फ्रेंड्स, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का एक वीडियो जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा। दोस्तों, आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और उसके बाद वीडियो को शेयर कर देना बाकी लोगों तक। और तीसरा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन को ये प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ वगैरह जो भी आप चाहते हैं, एजुकेशनल मटेरियल या कोई भी डिस्कशन ग्रुप में करना चाहते हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारे लिंक जो आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप इन प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो हमारा जो आज होने वाला है वो है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसको बहुबुद्धि सिद्धांत बोलते हैं। ये गार्डनर ने इसको प्रतिपादित किया था, तो इस वजह से इसको गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, गार्डनर अमेरिका के कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में ये गार्डनर हैं। ये क्या थे? एक अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। इनसे पहले सभी लोग ये मानते थे कि जो बुद्धि होती है वो सिर्फ एक ही प्रकार की होती है। ठीक है, जिसके द्वारा हम किसी भी कंटेंट को, किसी भी विषय वस्तु को अगर समझना चाहते हैं तो उसे या तो आप याद कर सकते हैं या फिर किताबों के द्वारा पढ़ और समझ सकते हैं। लेकिन हॉवर्ड गार्डनर ने ये बताया कि किसी भी चीज़ को समझने या फिर समझाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत ही इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसे हम गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने बहुबुद्धि की सर्वप्रथम बात अपनी पुस्तक, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये इनकी पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, फ्रेम्स ऑफ माइंड है। तो इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले अपनी बहुबुद्धि की बात की थी। ये जो है पियाजे है, एरिक्सन है, एरिक एरिक्सन, ब्रूनर, बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे ये प्रभावित हुए थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार 3 कारकों पर बल दिया जाता है। मतलब गार्डनर ने अपने सिद्धांत में जो है 3 कारकों को बल दिया है। नंबर 1 है दोस्तों, बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकी होता है। ठीक है, और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से क्या होती है? अलग होती है। प्रत्येक ज्ञान और बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है और क्या कहा? एकाकी न होकर क्या कैसी होती है? बहुकारकी होती है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि विभिन्न प्रकार बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करने की टेंडेंसी भी पाई जाती है। तीसरा कारक पर इन्होंने ये बल दिया कि प्रत्येक व्यक्ति में एक विलक्षण योग्यता होती है। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने सिद्धांत में इन 3 कारकों पर बल दिया है। दोस्तों, गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। 8 प्रकार की बुद्धि में आप देखेंगे, इसमें सबसे पहले भाषागत बुद्धि इन्होंने कहा। दूसरा प्रकार इन्होंने बताया दैसिक, इनको हम आगे समझेंगे, अभी आप ये देख लीजिए। तीसरा इन्होंने शारीरिक गति संवेगी और चौथा इन्होंने बताया था संगीतात्मक बुद्धि होती है। और 5वां तार्किक या गणितीय, जिसको आप बोल सकते हैं, ये बुद्धि होती है। और छठा जो प्रकार बताया इन्होंने, ये अंतः व्यक्तिक, जिसको इंट्रापर्सनल बोलते हैं। और 7वां अंतर व्यक्तिक, जिसको इंटरपर्सनल बोलते हैं। और 8वां जो बताया था इन्होंने, प्रकृतिवादी बुद्धि बताई थी। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे आगे। भाषागत बुद्धि क्या होती है, दैसिक बुद्धि क्या होती है, दैसिक बुद्धि या संगीतात्मक, तार्किक, अंतःव्यक्तिक, जितनी भी हमने यहाँ पर प्रकारों की बात की थी, इन सभी को हम आगे समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है भाषागत बुद्धि की। भाषागत बुद्धि क्या होती है, ये किन लोगों में पाई जा सकती है? ठीक है, या फिर जिन लोगों में भाषागत बुद्धि ज़्यादा होती है वो लोग किस कार्य में सक्षम होते हैं और क्या कार्य करते हैं, किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करते हैं। भाषागत बुद्धि की अगर बात करें दोस्तों, नंबर 1, तो इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिसमें भाषा का प्रवाह और अपनी बात को किसी के समक्ष रखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जैसे हम इसके अंतर्गत चर्चा कर सकते हैं, कवि है, कोई लेखक है। ठीक है, इन सारे लोगों को हम जो है भाषागत बुद्धि के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरा इसमें देशिक बुद्धि है। तो देशिक यानी कि आपको लगी रहा होगा कि देश विदेश से संबंधित मानचित्र का ज्ञान जिसको होता है। ठीक है, ज़्यादातर वो भौगोलिक परिदृश्य का उनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है।
ऐसे व्यक्ति जो मानसिक बिंबों को बनाने और उनका परिमार्जन करने में सक्षम होते हैं। जैसे इसमें आप ऐसे लोग विमान चालक बन सकते हैं, चित्रकार बन सकते हैं, वास्तुकार बन सकते हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र में इन लोगों की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, इनको मानचित्र का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, ज्योग्राफी का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। उसके बाद आता है तो तीसरा शारीरिक गति संवेगी बुद्धि, ठीक है। तो इसमें जो व्यक्ति अपने शरीर या किसी अंग के लोच का उपयोग कर सकता है वो लोग इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे डांसर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, शारीरिक गति, अपने शरीर के अंगों पर इनका नियंत्रण रहता है, ठीक है। तो शरीर के अंगों पर इनका नियंत्रण रहता है और शरीर के अंगों के जरिए से ये बेहतरीन कार्य करते हैं। जैसे डांसर है, डांसर जो है अपने शरीर का उपयोग करके डांस करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं। या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स अपने किसी विशेष स्पोर्ट्स में वो अपना बेहतरीन कार्य करते हैं। तो ये होते हैं शारीरिक गति संवेगी। अगला होता है संगीतात्मक यानी कि म्यूजिकल। तो संगीतात्मक से सीधे है जो इस प्रकार की बुद्धि जिन लोगों में पाई जाती है वो संगीत के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ये सारे व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं, संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर सकते हैं, ठीक है। वो तो जैसे कोई म्यूजिकल कंपोजर है, कोई सिंगर है, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हैं कि म्यूजिक के क्षेत्र में जो लोग आते हैं या फिर इस तरह की बुद्धि जिन लोगों में अच्छी होती है तो वो म्यूजिक के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करते हैं। अगला है तार्किक या गणितीय बुद्धि, जो पांचवा प्रकार की बुद्धि है। तो इसमें हम आज बताएंगे आपको। देखिए जैसे कि नाम से ही आपको लगता है गणितीय या तर्क करने की क्षमता, किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए वैज्ञानिक चिंतन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके अंतर्गत आती हैं। तो यानी जैसे कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कुछ लोग गणितीय जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें बहुत अच्छे होते हैं और अगर लर्निंग वाले सब्जेक्ट हैं उनमें अच्छे नहीं होंगे। तो इसी तरह से किसी भी तथ्य पर, किसी भी पॉइंट पर विचार करना, तर्क वितर्क करना और गणितीय परिकल्पनाओं से उसका समाधान करना, इन सारी चीज़ों पर जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। इस क्षेत्र में ऐसे लोग आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, या स्टूडेंट का उदाहरण हमने अभी अभी दिया। तो इस तरीके की जिनमें बुद्धि पाई जाती है वो लोग जो है तार्किक गणितीय के अंतर्गत आते हैं। अगला इसमें है अंतः व्यक्ति, छठे नंबर का जो प्रकार है। तो उसमें अंतः व्यक्ति जैसे कि नाम से इंट्रापर्सनल, जब इंटर आता है तो वहाँ पर दो लोगों की बात होगी। जहाँ पर इंट्रा आ जाएगा वहाँ पर एक ही व्यक्ति के अंदर के खुद की बात होती है। इस प्रकार की व्यक्ति खुद के बारे में अधिक जानने वाले लोगों में होती है दोस्तों, ठीक है। जैसे दार्शनिक हैं और कोई धार्मिक नेता हैं, धर्म नेता हैं, धार्मिक प्रमुख हैं, ठीक है। इस तरह के जो लोग होते हैं उनमें ऐसी बुद्धि पाई जाती है। दार्शनिक है, खुद विचार करते हैं, ठीक है, खुद के बारे में जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप समझ सकते हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति के अंदर ये चीज़ होंगी जिसको इंट्रापर्सनल कहते हैं। अगर जहाँ पर इंटरपर्सनल आएगा जो कि दूसरा ही इसके बाद 7वें नंबर का आने वाला है, अंतर व्यक्तिक जिसको कहेंगे, ये दो लोगों में आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। दो लोगों में बात होगी या दो से अधिक लोगों में बात होगी। और अब अगर हम बात करते हैं अंतर व्यक्तिक, तो इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो दूसरों की भावनाओं को, उनके व्यवहारों को, उनकी अभिप्रेरणा, इसी तरीके के बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकर उनसे एक अच्छा संवाद, अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट है, तो साइकोलॉजिस्ट है वो किसी व्यक्ति से बात करते करते उसकी भावनाओं को, उसके व्यवहार को, उसके अभिप्रेरणा के बारे में बात करते करते जान लेता है। तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं तो ये आते हैं जिनके पास इंट्रापर्सनल बुद्धि ज़्यादा अच्छी होगी, तो वो साइकोलॉजिस्ट या इस तरीके के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। अगला है प्रकृतिवादी, यानी कि प्रकृति के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है ये नाम से ही ये भी क्लियर होता है। इसके अंतर्गत आप प्रकृति प्रेमी जो हैं वो आ सकते हैं, पर्यटक आ सकते हैं, किसान आ सकते हैं इसके अंदर दोस्तों, कोई भी शिकारी वगैरह हैं ये आ सकते हैं। तो ये नेचर के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते हैं, इनको नेचर का बहुत अधिक नॉलेज होता है ऐसी प्रकार की बुद्धि में वालों के पास, और रुचि भी होती है, ठीक है। तो ये है 8 प्रकार की बुद्धि जो बताई थी गार्डनर ने, ये इसी को बहुबुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। तो हमने जाना कि इससे पहले क्या होता था, सभी मानते थे कि बुद्धि एक ही प्रकार की होती है, ठीक है। अगर किसी बुद्धि को, किसी विषय वस्तु को आपको, किसी कंटेंट को आपको समझना है तो उसको एक ही बुद्धि होती है हर चीज़ को करने के लिए, हर चीज़ को समझने के लिए। लेकिन
हावर्ड गार्डनर जो एक अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक बुद्धि जो है, प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग अलग बुद्धि होती है और उसके अंतर्गत ही ये विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। जितना भी इसमें इम्पोर्टेंट पहलू थे हमने आपको बताया। ये फ्रेम ऑफ माइंड बुक में इन्होंने पहली बार कही थी, ये क्वेश्चन आता है। और कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, उन्होंने 8 प्रकार के ये क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो टेट्स के लिए हो या LT वगैरह, जहाँ पर भी अपनी CDP आती है वहाँ पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको आप लोगों तक जो है इसका एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक दे दूँ। अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।